मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। विद्यार्थियों, कोविड-19 पैंडेमिक के इस दौर में राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अपने घर बैठे अध्ययन कराने की चेष्टा से आज के इस व्याख्यान में मैं आपको भूमिगत जल, जिसे हम भूजल भी कहते हैं, अर्थात ग्राउंड वाटर के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। विद्यार्थियों, पृथ्वी पर पाए जाने वाले वाटर रिसोर्सेज में से उनका एक बहुत महत्वपूर्ण घटक ग्राउंड वाटर या भूमिगत जल, इस टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे। यह टॉपिक एमएससी तथा बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए आज साझा किया जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत में और पर्टिकुलरली हमारे स्टेट राजस्थान में भूमिगत जल के ऊपर काफ़ी भारी दबाव पिछले कई दशकों से पड़ा है। भूमिगत जल का उपयोग हम डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, कई तरह के सेक्टर्स में लगातार कई वर्षों से करते आ रहे हैं। ये भूमिगत जल या भूजल या ग्राउंड वाटर क्या है, कैसे बनता है, कहाँ मिलता है, कौन सी चट्टानों में मिलता है और इस भूमिगत जल के क्या करैक्टर्स हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है, ग्राउंड वाटर का जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है, जो वेल्स होते हैं जिनसे हम ग्राउंड वाटर प्राप्त करते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ग्राउंड वाटर चट्टानों में मिलता है तो उनके लिए कौन से करैक्टर्स हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस चट्टान में ग्राउंड वाटर कितनी मात्रा में मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। ग्राउंड वाटर से संबंधित इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज के इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ग्राउंड वाटर है क्या? अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ग्राउंड वाटर इज दैट पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट इनफिल्ट्रेट्स थ्रू द सॉइल टू द वाटर टेबल, एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वाटर रिसोर्स सिस्टम। भूमिगत जल क्या है, इस संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो जैसा कि इस स्लाइड में दिखाया जा रहा है, बरसात का पानी नीचे गिरता है, वो ज़मीन के ऊपर गिरने के बाद नीचे इनफिल्ट्रेट होकर नीचे चट्टानों में जाता है। भूमिगत सतह से नीचे एक पर्टिकुलर लेवल के बाद ये जाकर जमाव की स्थिति में आ जाता है। ये इनफिल्ट्रेशन के द्वारा बरसात का पानी नीचे फ्लो करते हुए इकट्ठा होता है। यहाँ एक पर्टिकुलर एक ऐसा लेवल होता है जिसके नीचे जितनी भी चट्टानें, जितनी भी पोर्स हैं, उसमें संतृप्त अवस्था आ जाती है। ये जल, वहाँ भूमिगत जल संतृप्त अवस्था में होता है। तो जो संतृप्त अवस्था की जल की जो ऊपरी लेयर होती है, ऊपरी जो सीमा होती है, उसे हम वाटर टेबल बोलते हैं। और दूसरे शब्दों में हम कहेंगे इस वाटर टेबल के नीचे जितना भी क्षेत्र है, संतृप्त वाला क्षेत्र जिसमें ये भूमिगत जल चट्टानों में इकट्ठा हो जाता है, उसे हम भूमिगत जल या ग्राउंड वाटर कहते हैं। अब इस भूमिगत जल के लिए सोर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला और महत्वपूर्ण सोर्स जो है वो बरसात है, प्रेसिपिटेशन, बरसात का पानी जो नीचे गिरता है। फिर इंटरसेप्शन, सबसरफेस फ्लो और सॉइल मॉइस्चर, ये सारे वो घटक हैं जो नीचे चट्टानों के अंदर भूमिगत जल को एकत्रित करते हैं।
वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो भूमिगत जल, चूँकि भूमिगत शब्द से ही समझ में आ रहा है कि भूमि के सतह के नीचे पाया जाने वाला जल भूमिगत जल। तो भू सतह से नीचे जहाँ तक ये भूजल पाया जाता है उस पूरे वर्टिकल एरिया को वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर के संदर्भ में अगर हम बात करें तो उसे दो भागों में बांटा गया है। ऊपरी भाग होता है जोन ऑफ एरेशन या वेडोस जोन, और नीचे वाला संतृप्त जो जोन अभी मैंने आपको पहले बताया वो होता है सेचुरेटेड जोन, जोन ऑफ सेचुरेशन। यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं ये ऊपर का लैंड सरफेस के ऊपर का मामला, जहाँ पर आप वृक्ष, वन, मकान ये सब कुछ देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे पतला सा ये सॉइल जोन, और उसके बाद ये जोन ऑफ एरेशन यहाँ तक का। यहाँ इनफिल्ट्रेशन के द्वारा डाउनवर्ड ट्रिकलिंग द्वारा भूमिगत जल का संग्रहण होता है नीचे की तरफ। बरसात का पानी यहाँ रन ऑफ के द्वारा भी निकल जाता है, लेकिन जो पानी इनफिल्ट्रेट होता है नीचे की तरफ जाता है जोन ऑफ एरेशन के थ्रू, वो नीचे जाता है। यहाँ ये देखिए इनफिल्ट्रेशन किस तरह से होता है, नीचे जा रहा है। यहाँ ये बीच में एक पर्स्ड वाटर टेबल आ गई, ये क्यों आती है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये जोन ऑफ एरेशन के बाद में एक पतली कैपिलरी फ्रिंज आती है और उसके नीचे ये वाटर टेबल आ जाती है, और वाटर टेबल के नीचे का सारा का क्षेत्र संतृप्त जोन होता है जिसे हम जोन ऑफ सेचुरेशन कहते हैं। और वाटर टेबल के नीचे वाला पूरा का पूरा पोर्शन जिसमें वाटर, ग्राउंड वाटर आकर एकमुलेट हो जाता है, ये जोन ऑफ सेचुरेशन कहलाता है। अब ये वाटर टेबल तो यहाँ है, लेकिन आप देखिए कि वाटर टेबल के यहाँ ये वाटर टेबल है, लेकिन इससे ऊपर एक वाटर टेबल यहाँ और बता रहे हैं, ये पर्स्ड वाटर टेबल होती है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर एक एक्विक्लूड आ गया। एक्विक्लूड यानी ऐसी रॉक नीचे आ गई जो पानी को एकत्रित तो कर लेती है लेकिन उसको ट्रांसमिट नहीं करती, उसे हम एक्विक्लूड बोलते हैं। तो इस केस में क्या होगा, पानी यहाँ से नीचे इनफिल्ट्रेट होकर यहीं आकर इकट्ठा हो जाएगा, उसको नीचे नहीं जाने देगा। ये नीचे नहीं जाने देने के कारण ये पानी यहाँ इकट्ठा हो गया, तो कई बार ये वाटर टेबल की जैसी संकेत करती है, जबकि ये वाटर टेबल होती नहीं है, ये लोकल एक्युमुलेशन होता है। इसलिए इसे हम पर्स्ड वाटर टेबल या ये कहें कि आभासी, गलत संकेत करने वाली वाटर टेबल जो कि मेन वाटर टेबल से ऊपर होती है, इसे इस तरह से हम समझा सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे सॉइल मॉइस्चर क्या होता है कि वाटर इन द अपर लेयर ऑफ जोन ऑफ एरेशन, जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने जोन ऑफ एरेशन और जोन ऑफ सेचुरेशन बताया, वाटर टेबल से ऊपर वाला जो जोन ऑफ एरेशन है उस लेयर में जब ये पानी ठहरा हुआ मिलता है तो उसे हम, क्योंकि वो सॉइल में मिलता है तो उसे हम सॉइल मॉइस्चर के रूप में परिभाषित करते हैं। ग्राउंड वाटर कॉल्ड द वाटर इन द जोन ऑफ सेचुरेशन, जबकि ग्राउंड वाटर कौन सा है कि जो जोन ऑफ सेचुरेशन में चट्टानों में पाया जाता है। वो चट्टानें जो ग्राउंड वाटर को होल्ड करती हैं उन्हें हम एक्वीफर कहते हैं। अर्थात वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में वाटर टेबल के नीचे का वो भाग जिसमें संतृप्त अवस्था में भूमिगत जल पाया जाता है उसे हम जोन ऑफ सेचुरेशन कहते हैं, और वहाँ पर पाए जाने वाले जल को हम भूमिगत जल या ग्राउंड वाटर कहते हैं। पर्स्ड वाटर टेबल जो अभी हमने आपको पहले समझाया, when a small water body is separated from the main groundwater body by a relatively small impermeable stratum। ये impermeable stratum क्या है, एक्विक्लूड है। एक्विक्लूड क्या है, एक्विक्लूड उस चट्टान को कहते हैं जिसकी पोरोसिटी तो अलग है, परमेबिलिटी अलग है। पोरोसिटी क्या है, पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी, यानी इनकी पोरोसिटी तो अच्छी है लेकिन परमिएबिलिटी इनकी कम है। परमिएबिलिटी का मतलब जो पानी इसने होल्ड किया उसको आगे ट्रांसमिट नहीं कर सकते, तो इस कारण से वो पानी ऊपर होल्ड हो जाता है। और जोन ऑफ एरेशन में अगर इस तरह की एक्विक्लूड की स्थितियां आ गई तो जो पानी इनफिल्ट्रेट होकर नीचे डाउनवर्ड
जोन ऑफ सेचुरेशन की तरफ जाना चाहिए था वो ऊपर ही होल्ड हो जाता है। तो ऐसी वाटर टेबल को हम पर्स्ड वाटर टेबल कहते हैं। कैपिलरी फ्रिंज टेंस अनसैचुरेटेड जोन, ये द प्लेस अबव द वाटर टेबल। इन दिस रीजन द पोर स्पेस इज कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर। जस्ट वाटर टेबल से ऊपर और जोन ऑफ एरेशन का सबसे निचला वाला भाग, उसे हम कैपिलरी फ्रिंज कहते हैं। यहाँ पानी पृष्ठीय तनाव के कारण केशिकाओं में ऊपर चढ़ा हुआ मिलता है, इसलिए हम इसे कैपिलरी फ्रिंज भी कहते हैं। ग्राउंड वाटर में भी रिचार्ज्ड और डिस्चार्ज्ड। अब ये जो भूमिगत जल नीचे इकट्ठा हुआ है, ये वर्षों लगते हैं इसको इस तरह से एकत्रित होने में। जितनी बरसात ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा नीचे रिचार्ज होगा ग्राउंड वाटर। और डिस्चार्ज कैसे होगा? हम ट्यूबवेल के मार्फत इस ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं तो उसका डिस्चार्ज होता है। इस स्लाइड में हाउ ग्राउंड वाटर अकर इन रॉक्स समझाने की कोशिश की गई है। इसमें आप देखिए, यहाँ ये ऊपर लैंड सरफेस, इसमें ऊपर ये ट्रीज़ वगैरह बताए हैं। ये अनसैचुरेटेड जोन, यहाँ पानी ऊपर नहीं मिलता है। उसके बाद ये वाटर टेबल आ गई। ये वाटर टेबल और वाटर टेबल जहाँ इंटरसेप्ट हो गई वहाँ पर सरफेस वाटर बॉडी आपको दिखेगी। उसके बाद वाटर टेबल के नीचे का जितना भी पार्ट है उसे हम सैचुरेटेड जोन कहते हैं, और वहाँ पर ये रॉक्स में पानी पाया जाता है। तो वो रॉक्स एक्वीफर कहलाती है और उनमें पाया जाने वाला जल भूमिगत जल कहलाता है। अब इसके लिए क्या है कि एक्वीफर के लिए या तो वो फ्रैक्चर्ड रॉक्स हो, जिसमें फ्रैक्चर हो तो फ्रैक्चर के अलोंग आपको पानी इकट्ठा होने की जगह मिल जाती है, या फिर उनकी पोरोसिटी अच्छी हो। तो ये जैसे ग्रेवल है, तो ग्रेवल में पैकिंग के बाद इंटरग्रेनुलर स्पेस होता है। इस इंटरग्रेनुलर स्पेस में इसको पानी को ठहराव करने की कंड्यूसिव परिस्थितियाँ मिल जाती है। तो ग्राउंड वाटर फिल्स द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स एंड फ्रैक्चर्ड रॉक्स अंडर ग्राउंड। तो ये दोनों केस बताए हैं किस प्रकार से नीचे परिस्थितियाँ अनुकूल होने पर ये पानी वहाँ जाकर एकत्रित हो जाता है और भूमिगत जल कहलाता है। टू इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल रॉक्स दैट अफेक्ट द प्रेजेंस एंड मूवमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर आर पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी। अभी जैसे आपको पहले भी बताया कि दो चीज़ें जो महत्वपूर्ण घटक है किसी भी चट्टान में, ऊपर से जो इन्फिल्ट्रेट होकर पानी नीचे गया है और भूमिगत जल के रूप में वहाँ मिलेगा, तो उसके लिए उस चट्टान का अच्छा पोरोसिटी भी होना चाहिए और उसका परमेबिलिटी भी अच्छा होना चाहिए। पोरोसिटी क्या है? ये साइज एंड अमाउंट ऑफ वॉइड स्पेसेस। पोरोसिटी इन परसेंटेज अगर हम बात करें तो टोटल पोर वॉल्यूम्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। किसी भी एक टोटल वॉल्यूम रॉक को लेंगे और उसमें पोर स्पेसेस कितना है उसका वॉल्यूम लेंगे और उसको प्रतिशत में मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो वो परसेंटेज में पोरोसिटी आ जाएगी। परमेबिलिटी क्या है? परमेबिलिटी इज द रिलेटिव ईज विथ विच वाटर कैन मूव थ्रू स्पेसेस इन द रॉक। तो जो पानी को होल्ड किया है पोरोसिटी के कारण ग्रेन्स में, वो अगर बहुत आसानी से स्पेसेस के थ्रू मूव कर जाता है तो उस करैक्टर को हम परमेबिलिटी बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें होना आवश्यक है चट्टान में एक अच्छा एक्वीफर बनने के लिए। अब यहाँ इसमें स्लाइड में आप देखिए कि ऊपर प्रेसिपिटेशन हो रहा है, बरसात हो रही है, पानी नीचे आ रहा है, पानी इन्फिल्ट्रेशन के द्वारा जोन ऑफ एरेशन से नीचे जाएगा। ये वाटर टेबल है, वाटर टेबल में जब इंटरसेप्ट सरफेस पे करती है तो ये सरफेस वाटर बॉडी हो गई। नीचे ये पानी जाएगा तो ग्राउंड वाटर फ्लो इस तरह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के साथ चलता है। द पंपिंग वेल्स कैन ड्रॉ डाउन द वाटर टेबल। अब यहाँ ये पंपिंग वेल हमने लगा रखा है, ये पंपिंग वेल है, तो इसके मार्फत पानी को हम ऊपर की तरफ खींचते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये ग्राउंड वाटर का डिस्चार्ज होगा। ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। वाटर टेबल जो है उसकी डेप्थ नीचे की ओर जाती हुई टोटल वाटर लेवल की डेप्थ जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस संदर्भ में इस स्लाइड के मार्फत हमने आपको ये समझाया किस तरह से इन्फिल्ट्रेशन के द्वारा पानी इन्फिल्ट्रेट होकर
जोन ऑफ एरेशन के माध्यम से जोन ऑफ सेचुरेशन तक जाकर वाटर टेबल के नीचे संतृप्त अवस्था में जाकर रॉक्स में पाया जाता है। और फिर अगर किसी वेल के माध्यम से हम उसको निकालते हैं तो वाटर टेबल जो है वो उसका डिप्लीशन होता है, वो नीचे की तरफ बढ़ती चली जाती है। तो वाटर टेबल क्या है? इट इज ए सरफेस ऑफ वाटर बॉडी दैट इज कॉन्स्टेंटली एडजस्टिंग इटसेल्फ टुवर्ड एन इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में अपने आप को कैसे मेंटेन करती है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक जो कंडीशंस हैं नीचे, जैसे जैसे हम उसको पंपिंग वेल से पानी को डिस्चार्ज करेंगे ग्राउंड वाटर को, तो ये नीचे जाएगी और अपने आप को एक पर्टिकुलर कर्व के साथ बैलेंस करती है। इफ देयर वर नो रिचार्ज टू और आउटफ्लो फ्रॉम द ग्राउंड वाटर बेसिन, द वाटर टेबल वुड एवेंचुअली बिकम हॉरिजॉन्टल। अगर कोई प्रकार का रिचार्ज नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, देन इन दैट कंडीशंस ये अपने आप को स्थितिक बनाए हुए रखती है हॉरिजॉन्टल अवस्था में। अब ये एक्वीफर क्या होता है, जो अभी आपको पहले भी बताया, एक्वीफर्स यानी जलभृत चट्टानें जिनमें जल भराव की क्षमता होती है। तो एक्वीफर इज एन अंडरग्राउंड लेयर ऑफ वाटर बीरिंग परमिएबल रॉक और अनकंसोलिडेटेड मटेरियल जैसे कि ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, फ्रॉम विच ग्राउंड वाटर कैन बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग ए वाटर वेल। तो भूमिगत जल जिसमें पाया जाता है, भूमि की सतह के नीचे पाए जाने वाली वो चट्टानें जो परमिएबल है, जिनकी पोरोसिटी भी अच्छी है और उनमें ये भूमिगत जल पाया जाता है वाटर टेबल के नीचे। ये चट्टान भी हो सकती है या लूज मटेरियल जैसे कि ग्रेवल, सैंड या सिल्ट, उसमें भी पोर स्पेसिस में अगर ये भूमिगत जल पाया जाता है तो उनको भी हम एक्वीफर कहते हैं। और उसमें एकत्रित जल को हम वाटर वेल के मार्फत ऊपर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ नीचे इसमें चित्र में आप देखिए किस प्रकार से बताया है कि इस तरफ जो है ये कन्फाइंड एक्वीफर है और इस तरफ अनकन्फाइंड एक्वीफर। ये वाटर टेबल का एक फ्लो बताया है। वाटर टेबल जब टोपोग्राफी में ऊपर आ जाती है तो वहाँ पर आर्टिजन कंडीशंस में पानी स्वतः ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण ऊपर आने लग जाता है। इसी तरह से अगर हम बोर होल करेंगे तो भी वो पानी लिफ्ट होगा, क्योंकि वो एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो डेवलप होता है वो पानी को ऊपर की तरफ एक्सर्ट करता है, क्योंकि वाटर टेबल अपना आप को बैलेंस करती रहती है। तो ये इस प्रकार से इस स्लाइड में हमने दिखाया। अब टाइप्स ऑफ एक्वीफर की बात करें तो अनकन्फाइंड एक्वीफर और कन्फाइंड एक्वीफर, दो प्रकार के एक्वीफर्स हैं। अनकन्फाइंड एक्वीफर्स आर दोज इनटू विच वाटर सीप्स फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस डायरेक्टली अबव द एक्वीफर। ये इनके ऊपर कोई प्रकार की कवरिंग नहीं होती है, ये सीधा ग्राउंड सरफेस से पानी सीधा इन एक्वीफर में जाता है और वहाँ इकट्ठा हो जाता है। इनके ऊपर कोई लेयर नहीं होती। ऐसे एक्वीफर सीधे संपर्क में होते हैं, भूमिगत जरूर होते हैं लेकिन भूमि की सतह और इन एक्वीफर के बीच में कुछ भी नहीं होता, इसलिए ये अनकन्फाइंड एक्वीफर्स कहलाते हैं। तो इन अदर वर्ड्स अनकन्फाइंड एक्वीफर्स आर दोज एक्वीफर्स इनटू विच वाटर सीप्स फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस डायरेक्टली अबव द एक्वीफर्स। बीच में कोई दूसरी प्रकार की लेयर नहीं है। तो ये इसमें आपको देखिए चित्र में बताया है किस प्रकार से यहाँ ये पर्स्ड वाटर टेबल की कंडीशन बन गई। ये वाटर टेबल है और नीचे ये इम्परमेबल रॉक्स, फिर ऊपर परमेबल रॉक्स, ये वेल के मार्फत किस प्रकार से पानी निकालते हैं। जब वाटर टेबल टोपोग्राफिकली किसी पहाड़ी क्षेत्र के बीच में सरफेस पे अगर इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ ये स्प्रिंग बन जाता है, झरना जिसको बोलते हैं। तो ये इस प्रकार की कंडीशंस को इस चित्र के माध्यम से हमने इसमें समझाया। दूसरे प्रकार के जो एक्वीफर्स हैं वो कन्फाइंड एक्वीफर्स हैं, जिन्हें हम आर्टिजन एक्वीफर्स भी बोलते हैं। कन्फाइंड एक्वीफर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस बाई एन इनपरमिएबल लेयर एंड आर जनरली एट ग्रेटर डेप्थ देन अनकन्फाइंड एक्वीफर्स। पहले जो अनकन्फाइंड एक्वीफर्स बताए थे वो बताया कि भू सतह के नीचे सीधे वो पाए जाते हैं, उनके बीच में कोई प्रकार की लेयर नहीं होती, इसलिए ऊपर का जो भी पानी रिस के नीचे जाता है वो डायरेक्ट एक्वीफर तक जाता है। लेकिन कन्फाइंड एक्वीफर में भूतल और एक्वीफर के बीच में एक इम्परमेबल लेयर आ जाती है। तो इसके लेयर आने के कारण ये उसके ऊपर एक कन्फाइनिंग चीज़ आ गई। तो एक्वीफर के ऊपर इस प्रकार की लेयर आने के कारण इनको हम कन्फाइंड एक्वीफर बोलते हैं।
यहाँ इस चित्र में भी हमने इसको समझाने की कोशिश की है। वाटर टेबल है वो जा रही है, फिर ये कन्फाइंड एक्वीफर है, और इसमें यहाँ कन्फाइंड एक्वीफर के ऊपर ये बीच के एक भूसतह और इसके बीच में एक और लेयर आ गई। तो यहाँ पे भी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के कारण ये आर्टिजन वेल्स की कंडीशंस बनती है, पानी स्वतः ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है। अब जब अभी हमने आपको कहा ग्राउंड वाटर का जब हम डिस्चार्ज करते हैं, उसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, तो वाटर टेबल जो है अपना आप को एडजस्ट करती रहती है। तो वो एक पर्टिकुलर जहाँ वेल है उसके चारों तरफ जो जो हम उसकी तरफ हॉरिजॉन्टली उससे दूर जाते जाएंगे तो वो एक कर्व बनाती है। उसका जो ड्रॉ डाउन है उसका एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन नहीं होकर एक कर्व बनाती है, तो उसको हम कोन ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ इसमें वो कोन ऑफ डिप्रेशन को समझाने की कोशिश की है कि ये जो कंडीशंस हैं इसमें नॉर्मल बिफोर हैवी पंपिंग वाटर टेबल जो है वो इस प्रकार से मिल रही है, पूरा एक स्टैटिक लेवल उसमें है। लेकिन जो ही हम हैवी पंपिंग करते हैं तो ये जो वाटर लेवल ये स्टैटिक था वो यूं कर्व की तरफ मुड़ता है, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिप्लीशन हुआ, फिर जो जो दूर जाते हैं उसका डिप्लीशन का लेवल थोड़ा थोड़ा घटता जाता है। तो ये जो कोन ऑफ डिप्रेशन जो जिसको हम बोलते हैं वो इस प्रकार की संरचना वाटर टेबल के कारण हैवी पंपिंग के बाद बनती है। अब ग्राउंड वाटर के साथ जो एसोसिएटेड फीचर्स हैं, अभी जैसे आपको पहले भी बताया आर्टिजन वेल्स, तो आर्टिजन वेल क्या होते हैं? ए सिचुएशन इन विच ग्राउंड वाटर अंडर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर राइजेज अबव द लेवल ऑफ द एक्वीफर। तो एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के कारण जो ग्राउंड वाटर है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। टाइप ऑफ आर्टिजन वेल्स में अगर बात करें तो नॉन फ्लोइंग प्रेशर सरफेस इज बिलो ग्राउंड लेवल, क्योंकि इसमें प्रेशर सरफेस ग्राउंड लेवल से नीचे की तरफ तक लेवल तक का ही होता है, तो ये नॉन फ्लोइंग होता है। फ्लोइंग कब होता है? जब प्रेशर सरफेस इज अबव द ग्राउंड, ज़्यादा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है तो फिर वो इतना प्रेशर है कि वो पानी ऊपर उछाल मारकर सतह पर आ जाता है। नॉट ऑल आर्टिजन सिस्टम्स आर वेल्स, आर्टिजन स्प्रिंग्स ऑल्सो एग्जिस्ट। कुछ अवस्थाओं में ये आर्टिजन्स कंडीशंस में कुएं या वेल नहीं होने के बजाय वो सीधे स्प्रिंग के रूप में भी वहाँ उपस्थित हो सकते हैं। यहाँ एन आर्टिजन वेल रिजल्टिंग फ्रॉम एन इंक्लाइंड एक्वीफर, ये इसमें चित्र में समझाया गया है। ये इंक्लाइंड एक्वीफर के कारण इस प्रकार की प्रेशर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की कंडीशंस बनती है, तो पानी ऊपर की तरफ स्वतः ही प्रेशर से ऊपर की तरफ आ जाता है। तो ऐसे वेल्स को आर्टिजन्स वेल्स कहा जाता है। अब ये ग्राउंड वाटर अकरेंसेस किस तरह से पाया जाता है? इस ग्राउंड वाटर इज वाटर दैट एग्जिस्ट इन द पोर स्पेसेस एंड फ्रैक्चर्स इन रॉक्स एंड सेडिमेंट्स बिनेथ द अनसैचुरेटेड जोन ऑफ सॉइल विच कैन फ्लो फ्रीली इनटू ए वेल, टनल, स्प्रिंग एटसेट्रा। ये ग्राउंड वाटर की एक बार फिर एक और डेफिनेशन। अब ग्राउंड वाटर अकरेंसेज मेनली डिपेंड्स ऑन कौन कौन से फैक्टर है? पहले जैसे बताया पोरोसिटी और परमेबिलिटी, तो उनको सम्मिलित करते हुए वो कौन कौन से कारक हैं उनको फिर से डिस्कस करें तो पोरोसिटी, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड जोन्स यानी जोन ऑफ एरेशन, जोन ऑफ सैचुरेशन, फिर परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, फिर एक्वीफर्स और स्टोरेज कॉफिशिएंट। ये ऐसे कारक हैं जिनके आधार पर ग्राउंड वाटर अकरेंसेस डिपेंड करता है। अब ये टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस जो चट्टानें नीचे पाई जाती है, देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस: एक्वीफर्स, एक्वीटार्ड, एक्वीक्लूड एंड एक्वीफ्यूज। तो जो एक्वीफर्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्वीफर्स में क्या है, पोरोसिटी भी अच्छी होती है और परमेबिलिटी भी अच्छी होती है। इस कारण ये चट्टानें दे कैन होल्ड द वाटर एंड देन ऑल्सो ईजीली ट्रांसमिट इट थ्रू इट, तो इसलिए इनको एक्वीफर्स बोलते हैं। उसके अलावा जो तीन और फॉर्मेशंस हैं उनको एक्वीटार्ड, एक्वीक्लूड और एक्वीफ्यूज कहते हैं। इनकी चर्चा आगे की स्लाइड में हम करेंगे। एक्वीफर्स के बारे में, एन एक्वीफर्स इज ए ग्राउंड वाटर रिजर्वायर composed of geological units that are saturated with water and sufficiently permeable to yield water in a usable quantity to wells and springs. Sands and gravel deposits, sandstone, limestone and fractured crystalline rocks are examples of geological units that forms aquifers. Aquifers provide two important functions:
to transmit groundwater from areas of recharge to area of discharge. Second, to provide a storage medium for usable quantities of groundwater. ये इसके करेक्टर्स हो गए एक्विफर्स के. The amount of water a material can hold depends upon its porosity, जो अभी आपको पहले भी समझाया. अब उसके अलावा जो तीन और होते हैं, एक्विटार्ड, एक्विक्लूड और एक्विफ्यूग, इनके क्या करेक्टर्स हैं? एक्विटार्ड is a partly permeable geological formation. It transmits water at such a slow rate that yield is insufficient. Pumping by wells is not possible. For example, sand lances in a clay formation will form an aquitard, also known as a leaky confining layer. ये बहुत कम परमेबल होते हैं, इसलिए इनमें से बहुत अधिक मात्रा में पानी की निकासी भूमिगत जल की संभव नहीं होती है. दूसरा एक्विटार्ड होने के बाद तीसरा जो है वो है एक्विक्लूड. इम्परमेबल लेयर ऑफ सॉइल दैट मे एब्जॉर्ब वाटर स्लोली बट डज नॉट ट्रांसमिट इट. ये पोरोसिटी तो होती है इनकी, पानी होल्ड तो कर लेते हैं लेकिन ट्रांसमिट नहीं करते क्योंकि ये इम्परमेबल लेयर होती है. ए बॉडी ऑफ रिलेटिवली इम्परमेबल रॉक दैट इज कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर स्लोली बट डज नॉट ट्रांसमिट इट रैपिडली एनफ टू सप्लाई ए वेल और स्प्रिंग. तो ऐसी जो चट्टानें होती हैं या ऐसा जो फॉर्मेशंस होती है उन्हें हम एक्विक्लूड बोलते हैं. चौथी कैटेगरी है एक्विफ्यूज. एन एक्विफ्यूज इज ए जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच डज नॉट हैव इंटरकनेक्टेड पोर्स. इनमें इंटरकनेक्टेड पोर्स होते ही नहीं है. इट इज़ नाइदर पोरस नॉट परमेबल. न इनमें पोरोसिटी होती है न परमेबिलिटी होती है. Thus, it can neither store water nor transmit it. इसलिए न तो इनमें पानी इकट्ठा होता है और जब इकट्ठा ही नहीं होगा तो ट्रांसमिट कैसे होगा. तो ऐसी फॉर्मेशंस को हम एक्विफ्यूज कहते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ एक्विफ्यूज आर रॉक लाइक बेसाल्ट, ग्रेनाइट्स एट्सेट्रा विदाउट फिशर्स. तो ये जो इग्नेस रॉक्स हैं जिनमें किसी प्रकार के फिशर्स या क्रैक्स और नहीं होते हैं तो वो एक्विफ्यूज होते हैं क्योंकि न तो उनकी पोरोसिटी है न उनकी परमेबिलिटी है. अब जो एक्विफर जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण घटक है जिसे हम जलभृत भी कहते हैं, जो पोरस भी होता है, परमेबल भी होता है, तो ऐसे फॉर्मेशन या ऐसी सेडिमेंट्स या ऐसी सेडिमेंट्री रॉक्स या ऐसी कोई भी रॉक्स जो एक्विफर के रूप में काम करती हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी के जो मुख्य घटक हैं वो हैं पोरोसिटी, स्पेसिफिक यील्ड, स्पेसिफिक रिटेंशन, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, ट्रांसमिसिबिलिटी, स्पेसिफिक स्टोरेज और स्टोरेज कोफिशिएंट. ये करैक्टरिस्टिक्स उसके एक्विफर्स को डिफाइन करते हैं. यहाँ इस चित्र में परमेबिलिटी और पोरोसिटी को समझाने की कोशिश की गई है. नीचे वाली लेयर है जो परमेबल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पानी जो है उसका मूवमेंट है. यहाँ ये पानी जो है इसमें इसका मूवमेंट बताया गया है, पानी का मूवमेंट इसमें हो सकता है. जबकि इम्परमेबल लेयर में पानी होल्ड तो कर रहा है लेकिन इंटरकनेक्टेड पोर्स नहीं होने के कारण वो होल्ड हो गया, उसका ट्रांसमिट नहीं होता, तो उसको हम इम्परमेबल लेयर बोलते हैं. अब ये सबसे पहला जो घटक है वो है पोरोसिटी. इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ पोर और ओपन स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स. इन सेडिमेंट्स और सेडिमेंट्री रॉक्स द पोरोसिटी डिपेंड्स ऑन ग्रेन साइज, द शेप ऑफ द ग्रेन्स एंड द डिग्री ऑफ सॉर्टिंग एंड द डिग्री ऑफ सीमेंटेशन. In rocks, the porosity depends upon the extent, spacing and pattern of cracks and fractures. Well-rounded coarse-grained sediments usually have higher porosity than the fine-grained sediments because the grains don't fit together well. तो ये किस प्रकार से पोरोसिटी जो है एक्विफर को प्रभावित करती है. उसके बाद हम स्पेसिफिक यील्ड पे चर्चा करेंगे. स्पेसिफिक यील्ड, इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर that drains from groundwater storage due to attraction of gravity or by pumping from wells to the total volume of the saturated aquifer. जो एक्विफर का टोटल वॉल्यूम है उसमें से कितना पानी हमने निकाल लिया स्टोरेज में से और कौन सी कंडीशन में, स्टोरेज ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी और बाय पंपिंग फ्रॉम वेल्स. तो उसके आधार पर उस एक्विफर की ये स्पेसिफिक यील्ड जो है वो निर्धारित होती है. यहाँ नीचे आप देखिए रैपिड ड्रेनेज, मॉडरेट ड्रेनेज और स्लोइंग ड्रेनेज की तीन स्थितियों को इसमें समझाया गया है.
अगला जो स्पेसिफिक रिटेंशन जो करेक्टर है, इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन नॉट बी ड्रेन्ड आउट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सेचुरेटेड एक्वीफर। जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सेचुरेटेड एक्वीफर ग्रेविटी से जो निकल गया वो तो स्पेसिफिक यील्ड हो गया, और जो पीछे बच गया सेचुरेटेड से वो हो गया स्पेसिफिक रिटेंशन। और ये स्पेसिफिक यील्ड और स्पेसिफिक रिटेंशन दोनों जुड़कर मिलकर ही उसकी पोरोसिटी को डिफाइन करते हैं। द स्पेसिफिक रिटेंशन इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग ग्रेन साइज। Soil having low permeability may not easily drain out. For example, clay has a high porosity but low specific yield and its permeability is low. चौथा जो फैक्टर है वो है coefficient of permeability. It is the ease with which water can flow in a soil mass or rock. The coefficient of permeability K is equal to the discharge cubic meter per second per unit area meter square of soil mass under unit hydraulic gradient. It is usually expressed as centimeter per second, meter per day, etc. The coefficient of permeability is also called as hydraulic conductivity. It's also a very important characteristics of aquifers. उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण घटक है वो है ट्रांसमिसिबिलिटी. It is the discharge rate at which water is transmitted through a unit width of an aquifer under a unit hydraulic gradient. It is usually expressed as meter cubic meter per day, per minute or meter square per second. अगला करेक्टर है स्पेसिफिक स्टोरेज. It is the amount of water per unit volume of a saturated formation that is stored or expelled from storage. Next है storage coefficient. It is the volume of water released from storage or taken into storage per unit of aquifer storage area per unit change in head. The storage coefficient is a dimensionless as it is the ratio of the volume of water released from original unit volume. It ranges from 0.02 to 0.30 in unconfined aquifers. तो ये एक्वीफर्स के और महत्वपूर्ण पैरामीटर्स थे जिनके बारे में हमने अभी चर्चा की. अब इस ग्राउंड वाटर को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वेल्स के माध्यम से, कुओं के माध्यम से. तो देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ वेल्स. तो उसमें से टाइप्स ऑफ वाटर वेल्स के बारे में अगर हम चर्चा करें, डाइवर्स जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्स for tapping groundwater for irrigation and water supply. The choice of type of well for irrigation is influenced by the size of farm holding and relative preference given to private, cooperative and public wells. There are two broad classes of wells, dug wells या open wells और दूसरा है ट्यूब wells. यहाँ इसमें हम चित्र के माध्यम से डग वेल जो रॉक लाइनिंग है, जिसमें जो चारों तरफ की लाइनिंग है वो रॉक्स के द्वारा ही की गई है, और डग वेल्स जो परवियस कंक्रीट लाइनिंग जो है उसमें उसका ये दूसरा रूप यहाँ इसमें बताए गए हैं. तो ये दो प्रकार के डग वेल्स हैं जो यहाँ चित्र में स्लाइड में दिखाए गए हैं. डग वेल या ओपन वेल्स के बारे में हम चर्चा करते हैं. ओपन वेल्स हैव बीन द मेजर मीन्स ऑफ डोमेस्टिक वाटर सप्लाई थ्रू आउट द स्पान ऑफ द रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. खेतों में, गांवों में हम जाते हैं तो जो खुले कुएं दिखते हैं, बिल्कुल ओपन वेल जो हैं, खुले कुएं जो ट्रेडिशनल कुएं जिन्हें हम कहते हैं, दे आर नाउन एज डग वेल या ओपन वेल. दे आर ऑल्सो यूज एक्सटेंसिवली इन स्मॉल स्केल इरीगेशन. कंपेयर टू ट्यूब वेल्स, ओपन वेल्स आर शैलो एंड यूजुअली यूज टू टैप वाटर टेबल एक्वीफर्स. तो ये इनकी जो डेप्थ होती है वो कम गहराई वाली होती है और लार्जर डायमीटर इनका 3 इंच से 4 इंच. आई बेग योर पार्डन, 3 फुट से 4 फुट तक का इनका डायमीटर होता है. कर्बिंग मटेरियल इज यूजुअली कंक्रीट क्रॉक्स विथ लूज जॉइंट्स. वाटर एंटर्स वेल थ्रू लूज केसिंग जॉइंट्स. लो वेल यील्ड, इनमें से ज़्यादा पानी नहीं निकाल सकते. हाईली वल्नरेबल टू कंटामिनेशन, चूँकि बिल्कुल खुले रहते हैं इसलिए इनमें प्रदूषण की बहुत संभावनाएं रहती हैं. टाइप्स ऑफ ओपन वेल्स में अगर हम बात करें तो अनलाइंड वेल्स, वेल्स विथ परवियस लाइनिंग, वेल्स विथ अम्परवियस लाइनिंग और डग कम बोरवेल. यानी एक ऐसे कुएं, खुले कुएं जिनकी अंदर लाइनिंग भी नहीं की गई है, उनको बांधा हुआ नहीं है अंदर से. दूसरा ऐसे वेल्स जिनको हमने परवियस लाइनिंग, उनके चारों तरफ अंदर की जो कोटिंग जो की गई है
दीवार की वो परवियस लेयर से की हुई है, या फिर ऐसे ओपन वेल्स जो इम्परवियस मटेरियल से उनकी लाइनिंग की गई है। और चौथे जो पहले डग वेल थे या खुले थे लेकिन उसमें पानी नीचे चला गया वाटर लेवल, तो उसी में हमने बोरिंग करा दी ड्रिलिंग के द्वारा, तो उन्हें हम डग कम बोरवेल भी कहते हैं। अब ट्यूबवेल ज़्यादातर हमने खेतों में देखा है, ट्यूबवेल के मार्फत से पानी आजकल किसान इरिगेशन में उपयोग करते हैं। ऐसे ही डोमेस्टिक पीएचडी की सप्लाई स्कीम के लिए जो पानी आता है वो भी ट्यूबवेल से आता है। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एंट्री ऑफ वाटर, स्क्रीन वेल्स और कैविटी वेल्स। स्क्रीन वेल्स, द स्क्रीन परमिट्स वाटर टू एंटर द वेल फ्रॉम सेचुरेटेड एक्वीफर, प्रिवेंट सेडिमेंट्स फ्रॉम एंटरिंग द वेल। तो इनमें स्क्रीनिंग होती है, जाली लगाई हुई होती है। स्टनर वेल्स, इनकी दो कैटेगरी, स्टनर वेल्स और स्लॉटेड पाइप ग्रेवल पैक वेल्स। तो स्टनर वेल्स इट इज essentially consist of perforated or slotted pipe with a wire mesh wrapped around the pipe with smaller annular space between the two। तो इस प्रकार की केसिंग होती है। दूसरे प्रकार की जो है स्लॉटेड पाइप ग्रेवल पैक वेल्स, इट यूजेज ए स्लॉटेड पाइप विदाउट बीइंग कवर्ड बाय एनी वायर मैश। ऊपर वाले में स्टनर में आपने देखा कि वो वायर मैश का इसमें साथ में उपयोग होता है। यहाँ जो पाइप की केसिंग है उसके और जो होल किया है उसके बीच में ग्रेवल डाल दी जाती है, ग्रेवल पैकिंग बोलते हैं उसको। तो ग्रेवल पैक, स्लॉटेड पाइप विथ ग्रेवल पैक। तो ये स्क्रीन वेल्स के दो प्रकार हो गए। दूसरा जो कैटेगरी है वो कैविटी वेल्स होते हैं। इट इज ए शैलो ट्यूब वेल ड्रिल्ड इन एलुवियल फॉर्मेशन। जो मिट्टी का ऊपर का जो सॉइल कवर पार्ट होता है एलुवियल फॉर्मेशन, उसमें कम गहराई के तक के बनाए गए ट्यूबवेल होते हैं, उन्हें हम कैविटी वेल्स बोलते हैं। ए कैविटी टाइप ट्यूब वेल्स ड्रॉज वाटर फ्रॉम बॉटम ऑफ द वेल एंड नॉट फ्रॉम द साइड्स। केवल नीचे जो बॉटम में पानी इकट्ठा होता है उसको ऊपर की तरफ वो खींच लेता है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शंस। तो उसमें ट्यूबवेल्स ड्रिल्ड वेल्स कहलाते हैं, ड्रिवन वेल्स कहलाते हैं और जेटेड वेल्स कहलाते हैं। ड्रिल्ड वेल्स कंस्ट्रक्टेड यूजिंग रोटरी, केबल टूल, जेटिंग, होलो रोड और अगर रिग्स। केसिंग मटेरियल कैन बी स्टील और पीवीसी प्लास्टिक। मोस्ट आर ग्रेटर देन 15 मीटर डीप। तो ये ड्रिल वेल्स जो हैं रोटरी ड्रिग द्वारा या केबल टूल या जेटिंग द्वारा या होलो रॉड या ऑगर रिग्स द्वारा इनकी की जाती है ड्रिलिंग। केसिंग मटेरियल में स्टील या पीवीसी प्लास्टिक का होता है और ये मोस्ट आर ग्रेटर देन 15 मीटर डीप। दूसरे जो ड्रिवन वेल्स है, कैनॉट बी ड्रिवन इनटू बेडरॉक, वेल पॉइंट ड्रिवन इनटू ग्राउंड विथ पोस्ट ड्राइवर ट्रिप्ड विथ वेट और स्लेज हैमर, कॉमन अराउंड लेक्स एंड हाई वाटर टेबल एरियाज। मोस्ट आर लेस देन 10 मीटर डीप एंड हैव ए लिमिटेड यील्ड लेस देन 7 ग्राम गैलन पर मिनट। मोर ससेप्टेबल टू कंटामिनेशन दैन ड्रिल्ड वेल्स। तीसरे जो हैं जेटेड वेल्स। जेटेड वेल्स आर कंस्ट्रक्टेड बाई एम्प्लॉइंग द इरोसिव एक्शन ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाटर टू कट ए होल inside which a well screen and rising pipe can be inserted after completion. This type of wells may only be constructed in places where subsoil formations are soft enough to allow the technique to work. तो नीचे जो सॉफ्ट मटेरियल पाया जाता है, सॉफ्ट फॉर्मेशंस वाले एरिया में जेटेड वेल्स की गुंजाइश रहती है। ये इस चित्र में हमने हैंड डग वेल, आदमी एक मजदूर खुद अपना खोदता हुआ नीचे जाता है, डग वेल कैसे बनाता है। इसमें हम दूसरे चित्र में हम देखते हैं कि ऑगर का यूज़ करते हुए किस प्रकार से नीचे वो पहुंचता है वाटर टेबल तक। और तीसरे में ये मैकेनाइज सिस्टम DTH मशीन आ गई आजकल, DTH मशीन के मार्फत ड्रिलिंग करके बोर होल को किस तरह से नीचे जितना भी डेप्थ में जाना चाहे बोर होल डेवलप कर लेते हैं। तो ये इस प्रकार से इस टेक्निक्स के द्वारा वेल्स किस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं उसके बारे में हमने बताया। तो आज के इस व्याख्यान में हमने भूमिगत जल या ग्राउंड वाटर के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस चित्र में के माध्यम से भी आप यहाँ समझ सकते हैं किस प्रकार टाइप्स ऑफ एक्वीफर्स, वेल्स एंड ग्राउंड वाटर फ्लो की कंडीशंस होती है। रिचार्ज बरसात के कारण प्रेसिपिटेशन होता है और वो नीचे पानी रन ऑफ के अलावा जो है वो नीचे की तरफ ट्रिकल डाउन होता है और इनफिल्ट्रेशन के माध्यम के द्वारा वो अनसैचुरेटेड जोन में पहुंचता है, वहाँ सॉइल मॉइस्चर के रूप में मिलता है।
फिर कैपिलरी जोन में मिलता है, फिर वाटर टेबल के नीचे जोन ऑफ सेचुरेशन में ग्राउंड वाटर की तौर पर पाया जाता है। इसमें भी ये जो ग्राउंड वाटर की जो टेबल होती है उसके नीचे जोन ऑफ सेचुरेशन और उसके ऊपर का भाग जोन ऑफ एरोशन कहलाता है। और वाटर टेबल के नीचे आर्टिजन वेल्स की कंडीशंस या आर्टिजन स्प्रिंग्स की कंडीशंस हाइड्रोस्टैटिक ग्राउंड वाटर ग्रेडियंट के कारण बनती है। जो एक्वीफर्स हैं वो कन्फाइंड भी हो सकते हैं, अनकन्फाइंड भी हो सकते हैं। इस प्रकार से ये पूरा भूमिगत जल का क्या सिनेरियो है, ये क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या एक्वीफर्स होते हैं, कौन कौन से करेक्टर्स हैं जो एक्वीफर्स को अच्छा बनाते हैं, किस प्रकार के वेल टाइप्स होते हैं और ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन हम किस प्रकार से करते हैं, उन सब के बारे में आपको इस व्याख्यान में जानकारी दी। इस व्याख्यान को बनाने में जो स्लाइड शेयर्स हमने उपयोग में ली उनका यहाँ हवाला दिया गया है। इंटरनेट से कई चित्र और कई सामग्रियाँ, कई जानकारियाँ इस व्याख्यान में बनाने के लिए उपयोग में ली गई। चूँकि ये नॉन कमर्शियल है और आपके स्टूडेंट्स के एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए स्टडी मटेरियल के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है, इसलिए वो जितना भी मटेरियल इंटरनेट के माध्यम से, चाहे वो कॉपीराइट में भी हो, तो उसका उपयोग हमने अगर किया है तो उसको हम यहाँ ड्यूली एक्नॉलेज करते हैं। ये सारा व्याख्यान ग्राउंड वाटर से संबंधित आपको दिया गया। इसका PDF वर्जन बनाकर आपके व्हाट्सएप क्लास वाइज ग्रुप में भी साझा किया जाएगा और इस व्याख्यान से संबंधित असाइनमेंट आपको दिया जा रहा है, जिसके प्रश्नों के उत्तर आप इस व्याख्यान को देखें, सुने, समझें, पढ़ें, नोट्स बनाकर उन प्रश्नों का उत्तर दें और घर बैठे अपनी पढ़ाई को यथावत जारी रखें।